हेलो एवरीवन, नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं हम 5 चैप्टर का। टॉपिक का नाम है मोशन ऑफ टू बॉडीज़ कनेक्टेड बाय अ स्ट्रिंग। तो यहाँ पे नाम से क्लियर हो रहा है कि हम डिस्कस करेंगे दो बॉडीज़ का मोशन जिनको हम किसी स्ट्रिंग से कनेक्ट कर रहे होंगे। लेकिन उससे पहले इन्होंने डेफिनेशन दी है, द टेंशन इन ए लाइट इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। उससे पहले स्ट्रिंग के बारे में पढ़ते हैं कि हमारे पास इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग कौन सा होगा, और उसमें फिर टेंशन के बारे में पढ़ेंगे। A string, the length of any portion which remain constant is called inextensible string or inelastic string। तो दूसरा नाम है inelastic, यानी कि जिसमें इलास्टिसिटी ना हो। इलास्टिसिटी का मतलब कि उसमें खिंचाव ना हो। अगर खिंचाव नहीं होगा तो मीन्स उसकी जो लेंथ है वो सेम रहेगी। तो इसका मतलब वो स्ट्रिंग जिसकी जो लेंथ है वो क्या रहे, कॉन्स्टेंट रहे, वो हमारे पास क्या होगा, इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। और सेकेंड इन्होंने बताया कि लाइट इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग वो क्या होगा, वो इस तरह का स्ट्रिंग होगा जिसका जो वेट है वो इतना कम हो कि हम उसको बाकी सारे फोर्सेस के कंपैरिजन में नेग्लेक्ट कर सकें। वो होगा लाइट इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। द टेंशन इन द स्ट्रिंग remains the same throughout its length whether it is a straight or passing over a smooth or frictionless pulley or peg। यानी कि जो टेंशन है वो एक जो हमारा स्ट्रिंग होगा उसमें थ्रू आउट सेम रहेगी, चाहे हम उसको स्मूथ प्लेन पे रखें, फ्रिक्शनलेस पे रखें, ठीक है, या फिर किसी पुली से पास करवाएं। लेकिन इन्होंने कहा कि अगर हम दो स्ट्रिंग को जोड़ते हैं आपस में तब दोनों स्ट्रिंग की जो हमारे पास टेंशन है वो अलग रहेगी। लेकिन अगर एक स्ट्रिंग की बात कर रहे हैं तो चाहे हम उससे कहीं से भी पास करवा रहे हैं तब टेंशन सेम रहेगी। आगे हम इसमें डिफरेंट टाइप के केस स्टडी करेंगे। तो इसमें पहला जो केस हम डिस्कस कर रहे हैं वो केस है, दो मास हमें गिवन है m1 m2, m1 बड़ा है m2 से। इनको हमने सस्पेंड किया है बाय अ लाइट इन एक्सटेंसिबल एंड फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग विच पास ओवर स्मूथ फिक्स्ड एंड लाइट पुली टू फाइंड द मोशन ऑफ द सिस्टम, द टेंशन इन द स्ट्रिंग एंड द प्रेशर ऑन द पुली। ठीक है, कि हम किसी पुली से हमने दो मास पास करवाए हैं जहाँ पे m1 बड़ा है, इसलिए इसको थोड़ा नीचे करके दिखाया क्योंकि ये बड़ा है तो ये अपनी तरफ खिंचाव ज़्यादा करेगा। इधर है m2। तो हमें क्या डिस्कस करना है, हमें इनकी टेंशन निकालनी है, प्रेशर निकालना है, ये सब चीज़ें, और मोशन हम वहाँ से निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम क्या लेके चले हुए हैं कि L जो है वो टोटल लेंथ है। तो एक साइड की लेंथ x है, एक साइड y जा रही है, तो टोटल लेंथ L है। और मास क्या है, इधर m1 है, इधर m2। तो ये हमने दो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के कंपोनेंट निकाल लिए। तो अगर हम यहाँ से देखें जो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन है मास 1 m1 m2 के लिए वो किसी टाइम t पे रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन है किसी टाइम t पे वो इक्वल एंड अपोजिट आ रहे हैं। अगर आप दोनों इक्वेशन से देखो वो इक्वल एंड अपोजिट आ रहे हैं। दैट इज़ अगर जो m1 है वो डाउनवर्ड मूव करेगा विद एक्सेलरेशन f, तो हमारे पास जो m2 है वो सेम एक्सेलरेशन से अपवर्ड डायरेक्शन मूव करेगा। तो यहाँ से देखो कि दोनों के जो एक्सेलरेशन के कंपोनेंट हैं वो इक्वल हैं बट अपोजिट है। तो यही हमने बोला कि अगर ये फर्स्ट वाला f एक्सेलरेशन के साथ डाउनवर्ड आ रहा है तो दूसरे वाला सेम एक्सेलरेशन के साथ अपवर्ड जाएगा। T टेंशन है स्ट्रिंग में, तो जो पुली है वो स्मूथ और जो है लाइट है, तो जो टेंशन है वो थ्रू आउट सेम रहेगी दोनों साइड। और अभी भी हमने पढ़ा कि अगर हम एक ही स्ट्रिंग की बात कर रहे हैं तो टेंशन सेम रहेगी। अब हम फोर्स की बात करते हैं जो m1 पे एक्ट कर रहे हैं। m1 जी डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होगा, टेंशन T अपवर्ड एक्ट कर रही है। तो अगर हम इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करें जो हमने सेकेंड एक्सरसाइज में यूज़ की थी, तो यहाँ पे हमारे पास m1f किसके को लाएगा, m1g माइनस टी, क्योंकि अभी यहाँ पे टेंशन वर्क कर रही है, वहाँ पे रिएक्शन वर्क कर रही होती थी ना, यहाँ पे टेंशन कर रही है। तो सिमिलरली सेकंड के लिए देखो, सेकंड के लिए क्या आएगा, t माइनस m2g आ जाएगा। दोनों को ऐड करो, f की वैल्यू आ जाएगी। और f की वैल्यू को ऐड इस तरह से किया है कि t को ख़त्म कर दिया। ठीक है, अब किसी एक इक्वेशन में रख के t की वैल्यू निकाल लेंगे। t निकाला, उसके बाद जो प्रेशर है वो प्रेशर होगा r से डिनोट किया है, जो इक्वल होगा ट्वाइस ऑफ t के। तो t की वैल्यू रख दी। आगे करोलरी दिया इन्होंने, द प्रेशर ऑन द पुली ऑलवेज लेस देन सम ऑफ द वेट्स। ठीक है, इसको ध्यान रखना। सेकेंड करोलरी है, द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज इक्वल टू द वेट विच इज अ हार्मोनिक मीन बिटवीन टू वेट्स।
सेकंड केस है हमारे पास मोशन ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन, कि अगर हम एक स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन लेके चले तो हमारे पास कैसी सिचुएशन होगी वहाँ पे, उसके लिए भी हम यही सब कुछ कैलकुलेट करेंगे जो हमने फर्स्ट केस में कैलकुलेट किया। तो यहाँ पे क्या है, दो पार्टिकल हैं m1 m2 मास के, कनेक्टेड बाय अ लाइट इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग, जो हमारे पास अगर आप यहाँ फिगर से देखो तो जल्दी समझ आएगा। ठीक है, दो मास है m1 और m2 के, दो मास है। तो नेक्स्ट ये होता है कि जो m2 है उसको हमने प्लेस किया है स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन पे। ध्यान रखना यहाँ पे प्लेन स्मूथ है, नेक्स्ट में हम रफ प्लेन की बात भी करेंगे। जो स्ट्रिंग है, द स्ट्रिंग पास्ड ओवर ए स्मूथ पुली, लाइट पुली है हमारे पास, एट द एंड ऑफ द एज m1 इज हैंगिंग फ्रीली, फाइंड द मोशन टेंशन एटसेट्रा। ठीक है, तो ये आप देखोगे बिल्कुल सेम पहले वाले की तरह है। यहाँ पे चेंज क्या है बस ये वही है कि जो m1 m2 के लिए वेलोसिटी एक्सेलरेशन है वो इक्वल एंड अपोजिट होंगी। f कॉमन एक्सेलरेशन है, t टेंशन वर्क कर रही है। ठीक है, तो जो m1f है अगर हम इसके लिए बात करें, अब यहाँ पे देखो यहाँ से भी ये m2f इसी तरफ एक्ट कर रहा होगा क्योंकि वेट इसी तरफ जा रहा है, पुलिस को इस तरफ खींच रही होगी। ठीक है, तो जो m2f है जो हमारे पास प्रेशर है वो इसी तरफ वर्क कर रहा होगा और इसके लिए भी डाउनवर्ड ही एक्ट कर रहा होगा, तो दोनों की डायरेक्शन यही रहेगी और टेंशन दोनों तरफ से लग रही होगी, एक तरफ वेट की वजह से एक तरफ पुली की वजह से। तो हमारे पास f क्या है, कॉमन एक्सेलरेशन है, t टेंशन है, तो इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगी m1 के लिए ये, और m2 के लिए क्या होगी। m2 पे अगर हम इसके अकॉर्डिंग देखें, इस डायरेक्शन में कोई ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लग रहा है जिस तरफ हमारी रिएक्शन जा रही है, इस तरफ सिर्फ टेंशन है और हमारे पास m2f जा रहा है, इस तरफ कोई ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, तो m2 के लिए क्या आएगी इक्वेशन ऑफ मोशन, m2f इक्वल टू t। ठीक है, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, वो अलग है, तो इस तरफ सिर्फ यही एक्ट कर रहा है, तो वही सेम ऐड करो एफ टी और प्रेशर निकाल लो यहाँ से। ये सिंपल जस्ट कैलकुलेशन वर्क है। नेक्स्ट है मोशन ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन। अगर हम रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन की बात करें तो ये इसको मैं भी बताती हूँ एज अ एग्जाम्पल। When one body slides on some other rough body, then force of friction come into play and obey the following laws. The force of friction is a retarding force and acts in the direction opposite to the direction of motion. तो यहाँ पे हमें क्या बात बताइए, अगर आप नॉर्मल भी किसी फ्लोर का एग्जाम्पल लो कि मान लो आप दो तरह के फ्लोर को देख रहे हो, इसका एग्जाम्पल आप बिल्कुल अपने आसपास नज़दीक आराम से सोच सकते हो कि अगर आप रोड की बात करो या फिर अपने घर के फ्लोर की बात कर रहे हो, आपके घर का फ्लोर ज़्यादा स्मूथ होता है मोस्टली, तो अगर आप वहाँ पे पानी डाल रहे हो तो वो बहुत जल्दी से और बहुत स्मूथली फैल जाएगा। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं आ रहा है। लेकिन अगर आप किसी बार टूटे फूटे रोड की बात करो या फिर कोई भी रफ सरफेस है उस पर आप पानी को फेंक रहे हो तो वो उतनी स्पीड से नहीं फैलेगा। क्यों नहीं फैलेगा? क्योंकि बीच में क्या आ रहा है, फ्रिक्शन आ रहा है, वो उसकी मोशन को रोक रहा है। ठीक है, इस तरह के आपके पास रफ प्लेन के बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे। आप रफ प्लेन पे कहीं पे भी कुछ भी स्लाइड करके देखना, वो स्मूथ प्लेन के कंपैरिजन में उतने अच्छे से स्लाइड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वहाँ पे फ्रिक्शन आ जाता है, एक फोर्स उसको रोक रहा होता है जो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा होता है, उसको हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं। ठीक है, जिसको ये बोल रहे हैं कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आएगा, जिसको हम बोल सकते हैं रिटार्डिंग फोर्स, जो मोशन को इफेक्ट करेगा अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा होगा। सेकेंड पॉइंट है जो एफ है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन है, आर नॉर्मल रिएक्शन है। तो हमारे पास म्यू क्या होगा, एफ बाई आर, जहाँ पे म्यू क्या है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। और अगर म्यू जो है वो टेंजेंट लैम्डा हुआ तो लैम्डा को हम कहेंगे एंगल ऑफ फ्रिक्शन। यहाँ पे भी हम यही लेके चल रहे हैं कि हमने रफ प्लेन पे कोई भी ये वेट रखा हुआ है। ठीक है, एक पुली से यहाँ पे हमारे पास दूसरा वेट m1 लटका हुआ है, हमने इसको हैंग किया हुआ है। तो अब यहाँ पे देखो जरा, अपोजिट डायरेक्शन में भी एक फोर्स लग रहा होगा यहाँ पे। ठीक है, और वो क्यों लग रहा होगा? क्योंकि यहाँ पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है। तो हमारे पास R जो है वो नॉर्मल रिएक्शन है। R किसके इक्वल होगी? m2g के इक्वल होगी। सिंस द टेबल इज रफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन म्यू आर कम इन टू प्ले। ये मैंने अभी आपको बताया कि इस डायरेक्शन में क्यों? अभी मैंने बताया था कि अपोजिट डायरेक्शन में, जिस तरफ मोशन हो रही है, मोशन इस तरफ हो रही है, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट करेगा और वो क्या होगा? म्यू आर। टी टेंशन है, तो m1 के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन ये रहेगी। अगर हम
m2 के हॉरिजॉन्टल फोर्स की बात करें तो जो T है वो एज की तरफ एक्ट करेगा, म्यू आर अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगा और म्यू2 एफेक्ट करेगा इसी डायरेक्शन में, सॉरी m2f। तो m2f किसके इक्वल हो जाएगा, T माइनस म्यू आर। ठीक है कि ये वाला फोर्स कितने होगा, T माइनस म्यू आर। जितना फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा है उसको माइनस कर दो। अब वही सेकंड थर्ड को ऐड करो, F की वैल्यू आएगी और इस वैल्यू को रख के T देन प्रेशर आप लोग निकाल लोगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है इसका एटवुड मशीन। एटवुड मशीन क्या है, ये हमारे पास एक इन्वेंशन है जिसको हम यूज़ करते हैं कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट द डिफरेंट प्लेसेस। ठीक है, अब इसके बारे में बताया गया है कि एक्चुअल में है क्या, ये आपको बना के दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमारे पास एक बेस होता है, ये हमारे पास एक वर्टिकल पिलर होता है, यहाँ पे स्मूथ पुली लगी हुई है और दोनों साइड हमने m मास हैंग किया हुआ होता है पुली के दोनों साइड। ठीक है, दोनों साइड m मास हैंग कर दिया। ये हमारे पास एक प्लेटफॉर्म P है जो बनाया जाता है इस वेट m को रेस्ट करवाने के लिए। जो ये P है ये जस्ट ऊपर होता है एक रिंग Q के। अब ये काम किस तरह से करता है उसके बारे में बताती हूँ मैं। अब यहाँ पे m वेट जो है वो रेस्ट करता है इस प्लेटफॉर्म P के ऊपर। जब ये इसके ऊपर रेस्ट करता है हम यहाँ पे एक स्मॉल मास m ऐड कर देते हैं जिसको हम रीडर बोलते हैं। ठीक है, राइडर या रीडर जो भी आपको प्रोनाउंस करना है। तो यहाँ पे हम रीडर को ऐड कर देते हैं मास m को। उसके बाद क्या करते हैं, हम इस प्लेटफॉर्म P को हटा देते हैं। जैसे ही हम हटाएंगे तो ये वाला जो वेट है ये मोशन में आ जाएगा। ये मोशन में आएगा तो हमारे पास उसके बाद क्या होगा, ये इस रिंग से पास करेगा। ठीक है, इस रिंग से पास करने के बाद आगे की बताती मैं। उसके बाद ये फोर्स देख लो, सॉरी एक्सेलरेशन की यहाँ पे क्या रहा होगा, इतना देखो अभी जो अब हमने पढ़ा। ठीक है, मास m था, उसमें सॉरी ये रीडर स्मॉल m ऐड कर दिया, प्लेटफॉर्म को रिमूव कर दिया तो सिस्टम जो है वो मोशन में आ जाएगा। और अगर f उस टाइम पे एक्सेलरेशन है तो उस f की वैल्यू ये रहेगी, इसको लर्न कर लेना। अगर भी हम वेलोसिटी सिस्टम लेके चलें तो जब हमारे पास m प्लस m जो वो रिंग में आएगा तो उस टाइम पे वेलोसिटी ये रहेगी हमारे पास। ठीक है, अब जो मैंने आपको नेक्स्ट स्टेप बताया था, अब ये रिंग में आ गया तो अब ये रिंग से पास करेगा। तो जो ये हमारे पास अब न्यू वेट बना हुआ है m प्लस m, ये पास करेगा थ्रू द रिंग। अब क्या करो, अब राइडर को रिमूव कर दो, जो हमने स्मॉल m मास m कैलकुलेट किया था उसको हटा दो। तो जो मास है दोनों साइड वो अगेन सेम हो जाएगा। तो सिस्टम जो है वो कॉन्स्टेंट वेलोसिटी v से मूव करेगा। तो हम यहाँ पे ले रहे हैं कि अगर उसने x डिस्टेंस ट्रेवल की है t टाइम में तो x क्या रहेगा vt। तो x हमारे पास x स्क्वायर क्या हो जाएगा v स्क्वायर t स्क्वायर, और हमारे पास v स्क्वायर की वैल्यू थी, यहाँ पे ये वैल्यू रख दो। और g क्या है हमारे पास, सॉरी यहाँ से हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, g की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अगर हमें ये सारी वैल्यूज पता चल जाए, मास होगा हमारे पास, डिस्टेंस उसने कितनी कवर की होगी, तो हम यहाँ से इजीली g की वैल्यू निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल हम इसके नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।